जस्ट बिकॉज 4 पंडित जाति के लोग कास्टिज्म प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम ये कह देंगे कि कोई कास्टिज्म नहीं होता है? आंसर इज़ नो। वो 4 लोग अच्छे हैं, वो 4 ठाकुर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई कम्युनिटी से अगर देखते हैं कि हाथरस जैसे रेप की घटना है उत्तर प्रदेश में आए दिन, और ये चीज़ हमारे परिवार की है, हमें न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पहली बार ये न्यूज़ में आई है तो ये अपर कास्ट लोगों के लिए हो सकता है। हमने ये चीज़ें, हम इस ट्रॉमा के साथ हम लोग बड़े हुए हैं, तो ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आप चांद पे भी चले जाएंगे तो हो सकता है कुछ दिनों में वहाँ पे भी कास्टिज्म शुरू हो जाए। आप किसी भी रैंडम यूनिवर्सिटी को उठाइए और वहाँ के चाल चलन, तौर तरीके उनका आप देख लीजिए। IIT में सुसाइड्स क्यों हो रही हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि आप कितने प्रीमियर इंस्टीट्यूट के अंदर दलित बच्चे, और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि दलित बच्चे ज़्यादा मेरिटोरियस होते हैं। जिस तरीके की उनकी ट्रेनिंग, उनकी फाइनेंशियल, उनकी फैमिली है, उस वहाँ से निकल के ऐसे इंस्टीट्यूट में आना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप दिल्ली आए, दिल्ली से आपने बताया कि आपने कैसे कैसे करके आप लंदन गए, वहाँ जाकर आपको चुनाव की फिर क्या सूझी राजनीति करने की? बहुत सारे लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं, लौटते हैं, नौकरी करते हैं। जो आपने बोला ना, आपने जो ये ट्रैक बताया, बस यही ट्रैक नहीं करना है, अपने लिए और परिवार के लिए नहीं जीना है। जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, जिनका मन है कि उन्हें जाना है, जी, पैसा नहीं है, राइट, घर परिवार में से भी कोई नहीं गया, गाइडेंस नहीं है, उनके लिए बताइए। अमूमन आपके पास ये सवाल आता भी होगा जी। वो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या होता है, कौन सी स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, कहाँ वो बात कर सकते हैं, कहाँ गाइडेंस ले सकते हैं? इंडिया के अंदर भी स्टूडेंट यूनियन लीडर्स को आपको सैलरी देनी चाहिए। अगर आप उनसे ईमानदार, अगर ईमानदार चरित्र का होना, अगर आप उनसे अपेक्षा रखते हैं, तो आपको उनको ये इंडिपेंडेंस भी देनी पड़ेगी। और आपको एक कहते हैं लीडरशिप की ट्रेनिंग भी तभी हो पाएगी जब आप उनको फोकस करने दें उनके काम के ऊपर। कभी भी ऐसा लगे कि बेइज्जती हो रही है, तो एक बार ये रिफ्लेक्शन देख लेना कि बाबा साहब ने क्या सहा था। तो आज की डेट में कुछ भी नहीं है। जब उस आदमी ने इतना सब कुछ सहा और हम सब के लिए कर दिया और पूरे देश के लिए ये सब कर दिया, तो और आज की डेट में उनकी मैं राइटिंग और स्पीचेस में रेगुलर पढ़ता रहता हूँ। उन जैसी वोकेबलरी मेरे को नहीं लगता कि किसी और ने लिखी है, इतना ब्यूटीफुल टेक्स्ट, ठीक है? तो वही एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा। पढ़ाकू नितिन के इस एपिसोड में आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो बस हमारे गली मोहल्ले के पास ही रहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं। सुशांत सिंह उनका नाम है। हालांकि आजकल वो बहुत दूर रहते हैं, लंदन में रहते हैं। वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, अभी हाल ही में उनकी पढ़ाई बस पूरी हो ही गई है। ख़ास बात क्या है कि सुशांत बुलंदशहर से निकले, दिल्ली पहुँचे और लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उन्होंने छात्र संघ चुनाव जीता 2 बार। छात्र संघ चुनाव जीतना भी शायद उतनी बड़ी बात नहीं, जितनी बड़ी बात यह है कि सुशांत एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां से आने वाले बच्चों के लिए बड़ी उपलब्धि है। उनका ये सफ़र कैसा रहा, क्या क्या झेलना पड़ा, अभी वो किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लंदन में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसका रंग रूप कैसा है, हिंदुस्तान से कितना अलग है, बेहतर है, बदतर है, इस पूरे सिनेरियो पर बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने कभी भी किसी छात्र नेता का स्वागत नहीं किया पढ़ाकू नितिन में, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जय भीम। जय भीम। सुशांत भाई, अभी तो आप यहाँ हो, लंदन में 2021 में गए थे? जी। अच्छा, ये बताइए, एक आध बार ही चुनाव जीतना मुश्किल होता है हमारे यहाँ तो, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। आपने वहाँ किस कॉलेज में ये चुनाव जीता? दूसरी बार आप वहाँ पर अभी भी छात्र संघ के पदाधिकारी हैं, तो क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ पर, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, कैसा चुनाव था? इससे शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे उस बैकग्राउंड की बात, जिस वजह से मतलब हमें गर्व है, सभी को होना भी चाहिए कि आपने वहाँ झंडे गाड़े और बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्रेरणा पा रहे हैं। थैंक यू सो मच नितिन। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन किया और वहीं से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई एक लीडरशिप की, या फिर एक ऐसी संरचना रखने की कि कैसे हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बियॉन्ड कुछ काम कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी एक संगठन हमने बनाया, अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल, जिसका मेन जो रोल था वो ये था कि हमारे ही समाज के जो बच्चे खासकर आ रहे हैं, हमारे समाज के मतलब हमारी कास्ट के, और उसके अलावा अंडर प्रिविलेज बच्चे जो किसी भी समाज से हो सकते हैं, उन बच्चों को काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी, जो कि मैंने भी फेस करी। अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और वो चीज़ का ट्रॉमा काफ़ी सालों तक कैरी होता है। उन चीज़ों को एड्रेस करते हुए कि ये चीज़ हमने झेली है, आने वाली जनरेशन ना झेलें, उसके लिए हम ग्रुप ऑफ पीपल ने हमने ये इस ग्रुप की संरचना की और इसको हमने फंक्शनिंग करी। आज की डेट पर NLU दिल्ली में, नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली में। तो वहाँ से मेरे को पहली बार समझ में आया कि स्टूडेंट्स के इश्यूज़ क्या होते हैं और क्यों हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ता है। उसके बाद जब मैं 2021 में LLM करने के लिए जब सोआस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, विच इज़ स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़,
which is a part of the University of London. It's located at the Russell Square, which is a very center of the London. तो वहाँ पर जाके मैंने अपनी LLM की पढ़ाई करी, और पढ़ाई करते हुए मेरे को काफ़ी चीज़ें वहाँ सिमिलर मिली कि कैसे स्टूडेंट्स के इश्यूज़ जो होते हैं डिफरेंट तरीके से रखे जाते हैं और सिमिलर इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अंदर जो क्राउड है वो है मोस्टली इंडिया का, डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रिलीजन होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक जो पर्सपेक्टिव मैंने देखा कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं। ऐसे ऐसे इश्यूज़ मैंने देखे कि जो इश्यूज़ कभी मेरे को पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट करते हैं। हम सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते, आपको नहीं पता कि फॉर एग्जांपल जैसे छोटी छोटी कंट्री हो गई, या फिर कोई जैसे जाम्बिया हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया का बच्चा वहाँ पे कैसा फील कर रहा है, वेस्ट के बच्चों के भी क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, नॉर्थ की कैसे इश्यूज़ हो सकते हैं। तो एक वो वाइड रेंज खुला। फिर वहाँ पे जाके मैंने देखा कि एक स्टूडेंट यूनियन बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में काम करती है, NUS करके वहाँ बॉडी है, नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स, और एजुकेशन एक्ट ऑफ द UK हैज़ अ मैंडेट टू हैव अ इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ स्टूडेंट यूनियन इन ऑल द यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, एजुकेशन एक्ट के अंदर ये है, और वो ही अलाउ करते हैं कि आप 2 बार इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम्स। अच्छा। दिस इज द सेकंड टेन्योर इज गोइंग ऑन। और टेन्योर कितने साल का है? टेन्योर 1 साल का होता है, और इसके बाद री इलेक्ट होते हैं तो आपको अनदर 1 और साल मिलता है। दैट इज़ अ मैक्सिमम यू कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन। तो जब मैं वहाँ पर गया, फिर मैंने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी है, जो मेरे कंसर्न्स हैं कि एज ए स्टूडेंट और एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, जैसे कास्ट एक इंटरनेशनल एक इशू है, और उसी तरह रेस एक एवरीबडी नोज अबाउट इट, जेंडर है, और भी चीज़ें हैं। तो जब ये सारे इश्यूज एक मेरे पास आए, तो मेरे को लगा कि मेरे को भी आई शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट, एंड आई शुड यूज़ माई जो माई एक्सपीरियंस एट NLU दिल्ली और एनीवेयर आई बीन पार्टिसिपेटिंग। तो मैंने इन सब एक्सपीरियंस को यूज़ करते मैंने कहा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपनी बात रख सकता हूँ, और मैं अपने आप को यूज़ कर सकता हूँ लोगों के कुछ वेलफेयर के लिए, या फिर उनकी उनके आई विल से उनकी एग्जिस्टेंस को बेटर करने के लिए। ठीक है। तो मैंने फिर फॉर द पोजीशन ऑफ वेलफेयर, माय मेन पोर्टफोलियो इज द वेलफेयर एंड कैंपेन, मैंने उसके लिए कंटेस्ट किया, एंड हियर आई एम टुडे। थैंक यू। अच्छा, तो वहाँ जो स्टूडेंट यूनियन होती है उसमें कौन कौन से पद होते हैं? जैसे हमारे यहाँ सबको पता, अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, राइट, एक महामंत्री हो गया, कोषाध्यक्ष हो गया, ऐसे मोटे मोटे होते हैं, बदलते रहते हैं। वहाँ क्या है? ये एक्चुअली वेरी करता है। एक हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये डिफरेंट हो सकते हैं, कोई किसी से मैंडेट नहीं रखता। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में फॉर एग्जांपल ऐसे होता है कि को प्रेसिडेंट्स हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि एजुकेशन ऑफिसर हैं, ये वेलफेयर ऑफिसर हैं, काफ़ी जगह ये हो जाता है कि जैसे जैसे इंडिया में है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर ट्रेजरर, ये भी होता है। तो इट वेरीज कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़। बट दिलचस्प चीज़ ये है कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी अपनी आप की एक चैरिटी की तरह काम, मोस्टली ये चैरिटी की तरह काम करते हैं, और इनके इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंस रहती है, और इनका जो मीडियम होता है, इनका वर्क एज अ मीडियम भी होता है, यूनिवर्सिटी एंड दी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का पार्ट ही होता है स्टूडेंट यूनियन, जहाँ तक मैंने देखा है। वहाँ पर आपको एक डिफरेंट, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द यूनिवर्सिटी, आपको डिफरेंट फिजिकल लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन भी आपको डिफरेंट मिल जाती है, आपके प्रमाइसिस अलग होते हैं यूनिवर्सिटी से, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है। तो फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट यूनियन, इफ आई वांट टू ऑर्गेनाइज समथिंग, मेरे को आई डोंट हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, वी कैन डू इट, वी कैन परस्यू आवर आइडियोलॉजी, वी कैन परस्यू आवर आइडियाज थ्रू आवर स्टूडेंट यूनियन। तो वो एक अपने आप में एक बॉडी होती है, दैट इज़ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। बजट कहाँ से आता है इसका? बजट डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी। अच्छा। काफ़ी बार यूनिवर्सिटी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं, या फिर कोई चैरिटी है वो उसको दे वांट टू कंट्रीब्यूट, तो दे कैन आल्सो डू, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ से वो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आपके यहाँ जैसे मैं छात्र संघ का वो अगर बॉडी समझूँ, तो आपके यहाँ क्या था, आपकी यूनिवर्सिटी में या आपके कॉलेज में? मेरे कॉलेज में जो है कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक्चुअली कुछ चेंजेस चल रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, और उसके बाद रिसेंटली हमें एक्सटेंशन भी मिला है एज ए एरिया वाइज। तो हमारा स्टूडेंट यूनियन का स्पेस है यूनिवर्सिटी के अंदर, बट वो जो हमारी प्रोमाइसिस है और लोकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट यूनियन के कंट्रोल में रहती हैं। तो अगर हमें कोई भी एक्टिविटी करनी हो, मैं समझ गया। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ उसमें अध्यक्ष होते हैं, क्या क्या होते हैं? उसमें को प्रेसिडेंट्स होते हैं। को प्रेसिडेंट्स? जी, ओके, राइट। उसके अंदर को प्रेसिडेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद हमारा एक CEO होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को देखते हैं, फिर HR होते हैं, अकाउंट्स के लिए होते हैं, फिर को प्रेसिडेंट्स को हेल्प करने के लिए स्टाफ होता है। अच्छा। हाँ, उसके अंदर स्टाफ होगा, वो हमको रूम बुकिंग्स में हेल्प करते हैं, अगर कोई हमें पेपर की जरूरत है तो उसमें हेल्प करते हैं। ट्रस्टीज की रेगुलर मतलब नाम के लिए नहीं है बल्कि काम के लिए वहाँ पे छात्र संघ अध्यक्ष। बिल्कुल। आपके पास वहाँ क्या पद है? पहले क्या था और अब क्या है? मेरे पास दोनों बार ही सेम है, मेरा है वेलफेयर एंड कैंपेन्स। ओके, राइट। आपकी जिम्मेदारी क्या होती है वहाँ पर? मेरी मोस्टली जिम्मेदारी जो रहती है कि वेलफेयर के जितने भी इश्यूज़ हैं
मेंटल हेल्थ एक इशू हो सकता है, उसके अलावा कोई हरासमेंट अगर वो होता है वो इशू हो सकता है, अगर कोई नए बच्चे आते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई दिक्कत हो रहा है, इन शॉर्ट अगर किसी भी तरीके से अगर वो वेलफेयर आपका इशू आता है या फिर फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसके अंदर मेरा इंटरवेंशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हो गया। जी। तो काफ़ी बच्चे होते हैं वो परेशान होते हैं तो वो अप्रोच करते हैं। ये बताइए, मैंने सुना है इस वहाँ पर जब इतना स्ट्रक्चर्ड है सब कुछ, आप लोगों को वहाँ इसके लिए वेतन भी मिलता है? जी। अच्छा, यहाँ नहीं है ऐसा कुछ? यहाँ पर मैंने नहीं सुना है, हाँ, लेकिन मैंने भी नहीं सुना। हाँ, वहाँ पे वेतन से अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि SUSO, स्टूडेंट यूनियन सबैटिकल ऑफिसर वीज़ा, एक ये एक्सेप्शन है यूके गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। तो इससे ये लिखता है कि यूके गवर्नमेंट इस चीज़ को कितना तवज्जो देता है। सही में? तो एज अ अगर आप वीज़ा पे हैं तो आपको या तो स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा या फिर आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलेगा। उसके अंदर एक यही क्लॉज है SUSO वीज़ा, जो कि आप अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतते हैं तो आपको आपको वो मिलता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरा, सैलरी वहाँ पे बहुत हैंडसम अमाउंट है, एंड आई वुड लाइक टू शेयर ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 पाउंड्स, जो कि लगभग 30 लाख रुपए होते हैं। वाह। तो वो सालाना मिलते हैं जी। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे वहाँ जाके पढ़ाई करके पहले चुनाव लड़ो। अगर डेफिनेटली अगर आप इंटरनेशनल ऑडियंस को आप कन्विंस कर पाते हैं अपने आइडियाज से तो डेफिनेटली करना चाहिए। बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल था। जी। क्या कहकर आपने पटाया लोगों को? क्या था आपका प्रोग्राम? नहीं, पटाया तो क्योंकि मैं ये तो मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली जब वहाँ पर इतने देशों के लोग पहुँचते हैं, जी, है ना, अलग अलग आइडेंटिटीज हैं सबकी, मोर देन 50 कंट्रीज और वहाँ के अपने लोकल भी होंगे, राइट। तो आपके पास कोई प्रोग्राम तो होगा जिस पर आपने लोगों को आकर्षित किया होगा, लोगों ने आपको नेता चुना अपना? डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि काफ़ी सिंपल है। आप ईमानदार रहिए अपने थॉट से, अपनी आइडियोलॉजी से, और फिर उसके बाद आपको कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ना आपकी स्पीच के लिए, ना आपको कोई कॉन्वर्सेशन के लिए। यू जस्ट हैव टू रिफ्लेक्ट योर थॉट्स इनटू द कॉन्वर्सेशन एंड द स्पीच। वही चीज़ें मैंने करी, मैंने लोगों से बात करी, मैंने कहा, और मेरा बहुत क्लियर कट एक मैनिफेस्टो था जिसके अंदर मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट यही करी, आप मेरे को 2 मिनट सुने या फिर आप मेरे से 5 मिनट का कॉन्वर्सेशन करें, ये मेरा मैनिफेस्टो है। इसके अंदर आपको कोई भी सवाल है आप वो मेरे से पूछें। अगर आपको लगता है इस पोर्टफोलियो के अंदर अगर मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ तो आप मुझे वोट करिए, अगर आपको लगता है मैं नहीं हूँ तो आप किसी और को वोट करिए। ये मेरा सिंपल सा उनसे। क्या थे आपके मुद्दे? उसके अंदर पहला मुद्दा ये था कि कोई भी तरह का किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम अलाउ नहीं करेंगे कैंपस के अंदर। दूसरा, हमारा इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तीसरा ये था कि अगर कोई भी बच्चा अगर किसी भी तरह से अगर फाइनेंशियली या फिर किसी तरीके से परेशान होता है तो उसको बिल्कुल सबसे पहले सुना जाएगा और कुछ फंड रिलीज़ किए जाएंगे, वो जो कि मैंने किए भी। और इसके अलावा डे टू डे की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो डिले जो प्रोसेस होता है एडमिशन इशू के, हर जगह लाल फीताशाही है। एग्जैक्टली। और मेरा मेन चीज़ ये था कि लगभग 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग हमारे यहाँ हैं, हर किसी को स्पेस मिलना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप मेजॉरिटी में आते हैं किसी कम्युनिटी से या रिलीजन या कंट्री से, आपको स्पेस यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मिले, तो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे लोगों को भी स्पेस मिलना चाहिए जो कि 1-2 की मात्रा में है। द रीज़न इज़ कि अगर मान लीजिए अगर कोई म्यांमार के अंदर अगर कोई इशू होता है और वो उस चीज़ से अफेक्टेड है, तो उस बात को भी इस यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर उतना ही तवज्जो मिले कि अगर यहाँ पर 500 बच्चे अगर इंग्लिश लैंड से या फिर इंडिया से या पाकिस्तान से पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एज ए यूनियन कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि अगर आप 2 की मात्रा में हैं या फिर आप 200 की मात्रा में हैं, आपकी बात यहाँ सुनी जाएगी। ये ये इक्वलिटी या फिर ये फेयर ट्रीटमेंट का जिम्मा जो होता है वो हमारे ऊपर होता है। तो दिस वाज माय अनदर मैनिफेस्टो, पॉइंट ऑफ द मैनिफेस्टो। हमारे यहाँ जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, JNU है, यहाँ डिबेट नाइट वगैरह होती है जी। वहाँ कुछ इस तरह का होता है? डिबेट बिल्कुल सिमिलर तरीके से वहाँ पर होती है। इलेक्शन से जस्ट पहले होती है कि आप अपने मैनिफेस्टो पे और किसी भी चीज़ और मुद्दों पे आप डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद लोगों के क्वेश्चन होते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर सेशन होते हैं। उसके बाद ही कैंपेनिंग अलाउड होती है। अच्छा जी। पहले डिबेट करो, सवाल जवाब करो, उसके बाद प्रचार पर निकलना। उसके बाद प्रचार पर निकलना। तो दोनों बार ये चीज़ हुई है। जी। वोट होता है? जी, वोट होता है। वोट पड़ता है, फ्री वोट है? फ्री वोट है। स्टूडेंट मेंबर वोट करते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स इन शॉर्ट। वो आपने 30 लाख बताए, वो टोटल बजट क्या है आपके छात्र संघ का फिर? वो छात्र संघ का वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आपका क्या है? मैं एग्जैक्टली फिगर नहीं दे पाऊंगा अभी, Okay. क्योंकि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा है कि 3 मैं मिलियन। उससे ये आइडिया मतलब बताइएगा, मैं उससे आइडिया लगाना चाह रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी मतलब और सरकार वहाँ कितनी गंभीर है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कॉलेजों में तो हम भी रहे हैं। जी। वो क्या हालत होती है, कहाँ बैठते हैं बेचारे, कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं, और
अपनी जेब से ही लगाते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि उन्हें आगे भी नेतागिरी करनी होती है। तो इसलिए समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो चुनाव होते थे, कहीं होते नहीं हैं अभी। किसी ने कहा कि ज़रूरत ही नहीं होती इनकी, क्यों करवा रहे हैं। राइट। और ये भी सच बात है कि कई जगह चुनावों की आड़ में गुंडागर्दी होती है। राइट। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जहाँ से हम ये चीज़ें ले रहे हैं, जी, वहाँ एक्चुअली उन्हें कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, इसलिए भी मैं पैसे की बात पूछ रहा हूँ। मैं समझ गया आपकी बात। तो मैं बस थोड़ा सा फिर इसको एक्सटेंड करते हुए मैं वहाँ का थोड़ा और स्ट्रक्चर बता देता हूँ। वहाँ पर आपको एक बाकायदा ऑफिस मिलता है, मेरे पास मेरा अपना ऑफिस है। आपको यूनिवर्सिटी के बाद स्पेसेस होते हैं, स्टूडेंट यूनियन के स्पेसेस होते हैं। अगर आप कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं कम्युनिटी से, एज ए स्टूडेंट, एज ए सोसाइटी, कम से कम 150 से ज़्यादा सोसाइटी रजिस्टर्ड है यूनिवर्सिटी के अंदर, 6000 की स्ट्रेंथ है। तो उन सबको एक स्पेस देना स्टूडेंट यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और ये सब सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं। और मैं ये विश्वास रखता हूँ इस चीज़ पे 2 बार रहने के बाद कि इंडिया के अंदर भी स्टूडेंट यूनियन लीडर्स को आपको सैलरी देनी चाहिए। अगर आप उनसे ईमानदार, अगर ईमानदार चरित्र का होना अगर आप उनसे अपेक्षा रखते हैं, तो आपको उनको ये इंडिपेंडेंस भी देनी पड़ेगी। और आपको एक कहते हैं लीडरशिप की ट्रेनिंग भी तभी हो पाएगी जब आप उनको फोकस करने दें उनके काम के ऊपर। बिल्कुल। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ देके, और जैसे ये अमाउंट आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनने में लग रहा होगा, हम लोग वहाँ टैक्स देते हैं, वहाँ के हिसाब से हम बेयर मिनिमम ही मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन तब भी ज़रूरी है कि कम से कम अपनी जॉब से ऑनेस्ट हैं। अगर आप सोचिए कि अगर नहीं होगा तो हमें ये सारी चीज़ें मैनेज के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा, उससे काम इफेक्ट होगा, उससे बच्चों का इंटरेस्ट इफेक्ट होगा, बच्चों का इंटरेस्ट इफेक्ट होता है यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन डाउन होगा, उनका इफेक्टिवनेस कम होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस। अगर आप यूनिवर्सिटी कल्चर को और यूनिवर्सिटी को आप प्रमोट करना चाहते हैं बेटरमेंट के लिए, तो आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन स्टूडेंट यूनियन सबैटिकल ऑफिसर्स। तो जेएनयू और मेरे ख्याल से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में मेरे को नहीं लगता कि किसी भी तरह का रिम्यूनरेशन मिलता है या स्टाइपेंड मिलता है, जो कि देना चाहिए। बिल्कुल। तो जो आपका 1 साल का कार्यकाल होता है, जी। उसमें आप पढ़ाई भी करते हैं या फिर पूरी तरह से इन्हीं जिम्मेदारियों को निभाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियों के लिए सबैटिकल होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि स्टूडेंट यूनियन सबैटिकल ऑफिसर, कि आपको ये रोल दिया गया है, आप इसको ईमानदारी से निभाएं। अभी पढ़ाई अगले साल करो आप। जो लोग अंडर ग्रेजुएट, दरअसल मेरा पोस्ट ग्रेड था, और आई थिंक जैसा मेरे को बोला गया कि मैं फर्स्ट पोस्ट ग्रेड का स्टूडेंट ही था वहाँ पे। जिसने चुनाव जीता। जी जी जी, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम होता है। बिल्कुल। आप अक्टूबर में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं कोर्स, और फरवरी के बाद आपका इलेक्शन शुरू हो जाता है। 2-3 महीने आपको एडजस्टमेंट में लगते हैं, विदेश है, हाँ। ठीक है। और 2-3 महीने के अंदर कितनी नेटवर्किंग हो पाती है तो आप किसी को कन्विंस करें। तो इसलिए अनुमम तौर पे इसमें अंडर ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं। तो जैसे कोई अगर सेकंड ईयर में गया है और वो सेकंड ईयर कंप्लीट करता है और वो इस पोजीशन के लिए अगर इलेक्ट होते हैं, तो उनको सबैटिकल लेना पड़ता है। तो फिर आपको वो 1 साल ब्रेक होता है सिर्फ आपके काम के लिए, आप फुल टाइम कोर्स नहीं करते हैं। फिर आप नेक्स्ट ईयर जब ऐसा टेन्योर खत्म हो, फिर आप उसको कंटिन्यू करते हैं। पर्चेबाजी, इश्तहारबाजी, वो सब भी होती है वहाँ? जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना महंगा चुनाव हो गया आजकल। जी जी जी, होती है। और बकायदा एक बजट के साथ होती है। हाँ। तो जैसे हम इलेक्शन जब हमें होता है तो हर किसी को हमें एक अमाउंट होता है, डिपेंडिंग अमाउंट द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो हमें अमाउंट मिलता है कि आपको इतने अमाउंट में आपको पूरा बजट करना है आपका इलेक्शन कैंपेन। तो उसमें आप पोस्टर छपवा सकते हैं। तो फिर देखा जाता है कि कुछ लोग बड़े पोस्टर छपवाते हैं, कुछ छोटे छोटे छपवाते हैं, कुछ विजिटिंग कार्ड की तरफ छपवाते हैं। नहीं, बजट तो हमारे यहाँ भी होता है, मानता कोई नहीं उसे। अच्छा, वहाँ मानते हैं? वहाँ मानते हैं, ढंग से मानते जी जी जी। अगर नहीं मानते हैं तो कंप्लेंट प्रोसीजर बहुत इफेक्टिव है। विद इन आपके कैंपेन आपको तुरंत कंप्लेंट होके विद इन सेम डे आपको ईमेल आएगा, आपको उसका रिस्पांस देना पड़ेगा। अगर कोई एविडेंस होगा तो लोग डिस्क्वालीफाई भी होते हैं। सही। अगर ये बहुत स्ट्रिक्टली वो करते हैं कि इलेक्शन बहुत फेयर हो, और अगर किसी भी तरह के क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, उल्लंघन हो तो उसको आप फिर दंड भी मिले। दंड मिलेगा आपको, कैंडिडेचर कैंसिल कर देते हैं वो। सही। आप वहाँ 2 बार जीते और अब तो वहाँ आप रहते हैं। मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है सरकार का इसके पीछे सोचने का क्या नज़रिया है? वो क्या सोचकर ये सब कर रही है? क्या भविष्य के नेता बना रही है, या बस इतना भर है कि स्टूडेंट्स को स्टूडेंट के रूप में अपना रिप्रेजेंटेटिव मिले जो उनकी बात सुने, कंसर्न उठाए? जी, होता क्या है कि जो स्टूडेंट बॉडी की एक रिप्रेजेंटेशन बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन और द वाइस चांसलर डायरेक्टर होनी चाहिए। और वो इतनी निष्पक्ष होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट यूनियन के जो ऑफिसर्स हैं वो किसी भी तरीके से डिपेंडेंट ना हो यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो और ये सारी चीज़ें और मजबूत हो जाती हैं जब एजुकेशन एक्ट वहाँ का अलाउ करता है, यूके गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ करती है, तो उनकी इंडिपेंडेंस आती है। तो मेरे लिए ये कहना गलत होगा कि वो पॉलिटिकल लीडर तैयार कर रही है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर आप अपनी समझ से, अपनी जर्नी के हिसाब से बनते हैं, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। ठीक है।
जैसे बोला जाता है कि वैल्यू ऑफ डिसेंट या फिर वैल्यू ऑफ स्टूडेंट वॉइस, उसको बहुत प्रायोरिटी दी गई है। और ये बहुत अच्छा एक कल्चर भी क्रिएट करता है कि आपका हल्का सा टसल भी रहता है यूनिवर्सिटी के साथ में, वो जवानी का जोश रहता है, तो आप अपने आइडियाज़ पे ज़्यादा बात करते हैं, और वो होना भी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कैसे लड़ना है, तौर एस्टेब्लिशमेंट तरीकों से लड़ना है। अच्छा, वहाँ विरोध प्रदर्शन, धरना, सड़क पर बैठ गए, ये सब भी होता है? काफ़ी ज़्यादा। और मेरी यूनिवर्सिटी काफ़ी नामी, आपने किया? बिल्कुल किया, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। वीसी की गाड़ी के सामने लेट गए? नहीं वैसे वीसी की वहाँ गाड़ी से नहीं आते, वहाँ पे ये सब प्रोटोकॉल कम है, इजीली एक्सेसिबल होते हैं। लेकिन जिस जिन मुद्दों पे आपको लगता है कि आपके विचारों को नहीं रखा गया, आपको सड़क पे उतरना चाहिए, वहाँ पर लोग उतरते हैं। वहाँ पर एक लॉबी है जो अपनी इन चीज़ों को बहुत एक्टिवली करती है। जैसे पैलेस्टाइन का भी अगर इशू है तो वहाँ पर एक कम्युनिटी है, वो बहुत एक्टिवली काम करती है, विच इज़ वेरी गुड फॉर देयर ओन आइडियाज़। तो जैसे कास्ट के ऊपर अगर कोई चीज़ होती है तो हम लोग भी कास्ट पर बोलते हैं। मेरे वहाँ साथी हैं, और अभी रिसेंटली हमने एक अम्बेडकराइट मीटअप किया लंदन के अंदर, जिसके अंदर अक्रॉस यूके लगभग 100 लोग आए, और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से आए। और वो 100 नंबर इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इंडिया से जाने वाले छात्र लंदन में लगभग आई थिंक कम से कम भी 1.5 लाख होने चाहिए, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। और उस 1.5 लाख के अंदर आई थिंक 1% बच्चे ही दलित होंगे। तो हमारा नंबर बहुत कम होने के बाद भी उनका ईमानदारी, उनकी विचारधारा, जैसे वहाँ पर ABUK करके ग्रुप है, आदिवासी बहुजन यूनाइटेड किंगडम ग्रुप, और वो एक दूसरे का काफ़ी हेल्प करते हैं। तो बच्चे काफ़ी, कास्ट का अगर इशू होता है तो वो उस चीज़ पर काफ़ी बोलते हैं। वहाँ कास्ट के इश्यूज किस तरह से होते हैं, किस तरह नहीं होते, उस पर आऊँगा। लेकिन ये बताइए, आपने कहा डिबेट होती है ना, और आपको कैंपेनिंग करने भी निकलना पड़ा। आपकी कुछ इंटरव्यू सुन रहा था मैं, आपको अपनी अंग्रेज़ी की वजह से आपका मखौल उड़ा यहाँ पर दिल्ली में ही, है ना? ये फिर अंग्रेज़ी कैसे सीख ली? वहाँ तो अंग्रेज़ी में ही करना पड़ता होगा। अंग्रेजी बाबा साहब ने सिखा दी। क्योंकि बाबा साहब जैसा बनना है तो बाबा साहब के बनने के लिए उनकी विचारधारा को, उनके तौर तरीकों को करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें कभी कभी काफ़ी सैड हो जाती हैं, क्योंकि पब्लिक ह्यूमिलेशन और ये सब। लेकिन उस टाइम पे सिर्फ एक ही, और मैं आपके वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से मैं ये चीज़ सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर कभी भी ऐसा लगे कि बेइज्जती हो रही है, तो एक बार ये रिफ्लेक्शन देख लेना कि बाबा साहब ने क्या सहा था। तो आज की डेट में कुछ भी नहीं है। जब उस आदमी ने इतना सब कुछ सहा और हम सब के लिए कर दिया और पूरे देश के लिए ये सब कर दिया, तो और आज की डेट में उनकी मैं राइटिंग्स और स्पीचेस में रेगुलर पढ़ता रहता हूँ। उन जैसी वोकेबलरी मेरे को नहीं लगता कि किसी और ने लिखी है, इतना ब्यूटीफुल टेक्स्ट, ठीक है। तो वही एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा। और बाकी तो हमारी इंग्लिश, मैं खैर इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करता। नहीं, बहुत सारे लोग, मैं उनके लिए भी पूछ रहा हूँ जो बाहर पढ़ना चाहते हैं जी, लेकिन किसी ना किसी कारण से उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। राइट। जैसे एक कारण आपके साथ भी था, ऐसा बहुत के साथ है कि भाई हमारा मीडियम में हिंदी रहा, बिल्कुल। है ना, नहीं शुरू से अंग्रेजी तरबियत थी, लेकिन फिर भी उनका मन है कि हम बाहर जाएं, पढ़ें। तो उनके लिए कितना मुश्किल है अंग्रेजी में कमज़ोर होकर भी पढ़ना? इसके लिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए, आपने क्या किया? जी, देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। पहली चीज़, जैसे ये चीज़ मेरे को मेरे माँ बाप ने सिखाई कि सपना बड़ा देखें। आपका ये सोच लेना कि आप बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं और जाएंगे, आपका 70% जॉब इज़ डन। अब उसके बाद आपका बचता है 3 चीज़ें, आपका एडमिशन, आपका वहाँ के लिए इंग्लिश, और आपका स्कॉलरशिप। ये 10-10% चीज़ें डील करती हैं। जब एक बार आप ये सोच लेते हैं कि यू वांट टू गो, तो वो कमिटमेंट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद आता है कि आप इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। उसके लिए कुछ तरीके हैं, जैसे मैंने एक तरीका अपनाया, और मैं बहुत बोल्डली कहता हूँ कि मैं बेशर्मी से सीखा। अगर 10 लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे तो मैं उस चीज़ पे, क्योंकि मेरा फोकस उनसे इज्जत नहीं पाना है, मेरा फोकस मेरा लर्निंग पे है। आज की डेट में मैं, जैसे ये चीज़ बहुत पुरानी बात है ये, कि मैं सिर्फ 12 सेकंड बोला था, और ये डिबेटिंग सोसाइटी की एक वो टीम बन रही थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देख के उन्होंने बोला कि अरे इसको टीम में लेते हैं। उनको नहीं पता था मेरी इंग्लिश ख़राब है। तो जब वो लिया तो मैं 12 सेकंड बोल पाया, और फिर उसके पीछे की कहानी ये है कि फिर सब लोग हंसे और ये सब। वो अभी कहाँ तक पर हो रहा था ये? ये NLU दिल्ली में हुआ था। NLU में। NLU दिल्ली में, तो उसमें सीनियर बैच भी थे, जूनियर बैच के बच्चे 12 भी थे। सेकेंड आप अंग्रेजी में बोले और आपकी अंग्रेजी वो सब हंसने लगे। हंसने लगे क्योंकि मैं कुछ ना मैं बोल पा रहा था, ना समझ पा रहा था, ना समझा पा रहा था। और उसके बाद ये होता है, फिर ये चीज़ मैं रिकॉल कर रहा था जब मैं अपने इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहा था, तो मैं डिबेटिंग सोसाइटी के लोगों ने मेरे को बोला कि आपकी यू हैव अ वेरी गुड आर्टिकुलेटिंग स्किल्स एंड यू स्पीक सो वेल, why don't you guide us sometimes, you should take session from us, of us. So then I realized कि there was a debating society there in New Delhi which laughed at me. I have no grudges against them though, and this something I think I have learned or something I have gained कि यहाँ की international universities के अंदर भी debating society they want me to guide them. So
सेकंड चीज़ मैं आई मस्ट एक्नॉलेज द एफर्ट्स ऑफ माय फ्रेंड्स एट एनयू दिल्ली. तो आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड्स देयर. मेरी क्लास की लड़कियां मेरे को और दोस्त भी मेरे, मतलब हमारा कर्फ्यू टाइम होता था तो दिन के टाइम में हमें मेरे को लड़कियां काफ़ी पढ़ाती थी. हिंदी से इंग्लिश करके वो बताती थी कि सुशांत ऐसे होता है, और वो मेरे को डांटते भी थे मेरे दोस्त वगैरह. तो मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा मेरी पूरी डिग्री के अंदर. तो वो लोग मेरे को पढ़ाते थे, मेरे से सुनते थे लाइक अ ट्यूशन टीचर. तो फर्स्ट सेमेस्टर तो मैं आई थिंक आई विल नॉट अफ्रेड टू से कि मैं क्लासरूम में कुछ नहीं सीखा, क्योंकि बहुत इंग्लिश माहौल था. लेकिन मेरे बैचमेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे. मेरे सीनियर्स मेरे सीनियर काफ़ी, फर्स्ट बैच जो था वो काफ़ी सपोर्टिव लोग थे, बड़ा इनकरेज करते थे, और मतलब मजाक भी करते थे. तो मेरे को उनका मजाक बुरा नहीं लगता, तो मेरे को पता था कि उनका इंटेंशन ठीक है. तो एक इन शॉर्ट आपको एक जब ऐसा एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है जो आपको हेल्प करना चाहता है, तो आपकी ग्रोथ जो है वो मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाती है. सही तो है. यही चीज़ों से मैं इंग्लिश बेटर हो पाई मेरी. आपको सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिला, लेकिन चैलेंज भी रहे होंगे. चैलेंज रहते हैं. बताइए थोड़ा सा उसके बारे में. दिल्ली के बारे में पूछ रहा हूँ अभी मैं. दिल्ली में सबसे पहला चैलेंज ये रहता है कि जैसे एनयू दिल्ली का अगर हिस्ट्री देखें तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोफेसर भी काफ़ी अच्छे हैं. चैलेंजेस ये रहते हैं कि कुछ सिस्टमेटिक चैलेंजेस हैं कि जैसे जब हम पहली बार जब कॉलेज में गए तो मेरिट लिस्ट आती थी. तो मेरिट लिस्ट के अंदर अमूमन तौर पे दलित बच्चों की शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की रैंक नीचे होती थी. तो उन्होंने क्या करा कि रूम एलोकेशन उन्होंने मेरिट के बेसिस पे कर दिए, और सारे कैटेगरी के बच्चे को एक साथ डाल दिया. तो और उससे पहले हमने सुना था कि दलितों बच्चों को कैटेगरी के बच्चों को अलग फ्लोर पे रखा जाता था. तो उनका धीरे धीरे ऐसा हो गया कि ये दलित विंग है, तो हमारी विंग को बोला जाता था कि दलित, ये दिस इज रिजर्वेशन विंग, कि ये लोग रिजर्व्ड होके आए हैं. और पूरा गांव जैसा माहौल कर दिया जैसे हम सुनते थे. ये विदेशों में भी क्या है. थे हम तो, जहाँ गांव में सही बात है, दलितों की अलग ही बस्ती है, गांव के बाहर वो बस्ती आपने खुद ही कर दिया अलग. जी. तो मेरे गांव में भी ऐसा ही है, मेरा गांव भी गांव के बाहर है. पूरी लड़ाई ये है कि कैसे मुख्यधारा में आए. राइट. तो ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट तरीके से थी. और होता क्या है कि आप उसी तरीके से अपने फ्रेंड्स डेवलप करते हैं. नॉर्थ ईस्ट के 3 बच्चे थे, अभी तक मेरे को याद है. हम उस रिजर्वेशन विंग जिसको बोला जाता था उसमें 3 रूम थे. एक रूम में जो था उसमें नॉर्थ ईस्ट के बच्चे थे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, और दूसरा भी एक ने फर्स्ट, उसके 96% थे, लेकिन उसको ऐसा इंक्लूसिविटी वाला माहौल नहीं मिला. वो अपने शायद स्टेट का भी शायद टॉपर था, या उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे 96%. उसने 1 साल बाद कॉलेज छोड़ दिया. दूसरे लड़के ने शायद 2 साल बाद कॉलेज छोड़ दिया. जो तीसरा लड़का था वो हमारे साथ ग्रेजुएट हुआ. माहौल की वजह से, इंक्लूसिविटी. बहुत सारे लोगों को नहीं लगता होगा कि इतना डिस्क्रिमिनेशन होता होगा दिल्ली ऐसे शहर में, ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ मतलब उद्देश्य ही ये होता है कि आप कैसे वो मूल्य सिखाएं किसी को कि वो ऐसा इंसान बने जो भेदभाव ना करता हो. ऐसी जगह पर ये हो रहा था. ये मैं तो एनयू दिल्ली को इसमें टारगेट ही नहीं करना चाहूँगा. ये तो एक यूनिवर्सिटी है. आप किसी भी रैंडम यूनिवर्सिटी को उठाइए और वहाँ के चाल चलन, तौर तरीके उनका आप देख लीजिए. आईआईटी में सुसाइड्स क्यों हो रही हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि आप कितने प्रीमियर इंस्टीट्यूट के अंदर दलित बच्चे, और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि दलित बच्चे ज़्यादा मेरिटोरियस होते हैं. जिस तरीके की उनकी ट्रेनिंग, उनकी फाइनेंशियल, उनकी फैमिली हैं, उस वहाँ से निकल के ऐसे इंस्टीट्यूट में आना, बिल्कुल वो बहुत बड़ी बात होती है. हाँ, मतलब उस तरह की चुनौतियाँ जो आमतौर पर नहीं होती बाकी लोगों के साथ, वो उन चुनौतियों को भी डील करते हुए और फिर आपसे कॉम्पीट करते हैं. जैसे मेरे कॉलेज के अंदर एक मतलब अगर आप उसको उस तरीके से देखें तो DPS आर के पुरम के बच्चे हर साल आपको मिलेंगे, संस्कृति कॉलेज के मिलेंगे, मॉडर्न बाराखंबा के मिलेंगे, और टोटल सीट 70 होती थी उस टाइम पे. अभी बढ़ गई हैं. तो 70 में से ऐसा होता है कि 30-40 बच्चे तो ये एलीट स्कूल के चले गए. और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी फैमिलीज़ बोल सकते हैं, प्रिविलेज फैमिली की, मिनिस्टर्स के बच्चे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, जजेस के बच्चे हैं, इस सब माहौल के होते थे. और कुछ ही एक सेक्शन होता था जो कि नॉन एलीट बैकग्राउंड हो गया, जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ दलित उसी कम्युनिटी से आते थे. और वहाँ पर इस तरह का प्लेटफॉर्म ना मिलना कि जहाँ पर एक दूसरे से हम बात कर सकें, एक दूसरे की चीज़ें ना समझ सकें, तो वो उनकी ओवरऑल ग्रोथ पे काफ़ी इफेक्ट करता था. मैं बोल्ड था तो मैं इस चीज़ से शायद ओवरकम कर गया. काफ़ी लोग गिव अप कर गए. इसलिए फॉल आउट हमेशा, ड्रॉप आउट रेशा आप हमेशा विद इन माई कॉलेज और IIT एनी कॉलेज, अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में भी ये चीज़ बोली गई कि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है. तो ए राजा अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने ये डेटा प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में. तो इस तरह की चीज़ें अभी भी होती हैं दिल्ली में. आप बुलंदशहर में माधोगढ़ से हैं. जी. आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, भाई बहन? मेरी सिस्टर है, वो डॉक्टर हैं, और हम लोग फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं. तो माई पेरेंट्स बहुत एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन है, और उसके बाद
गांव में फार्मिंग, और उसके बाद हम दिल्ली शिफ्ट हुए। तो बिकॉज ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिड नॉट गेट टू एजुकेट प्रॉपरली बिकॉज ऑफ देयर सोशल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन। फिर उसके बाद फिर वो यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुए। फिर उनके डिफरेंट तरीके काम रहे हैं, जैसे पेट्रोल पंप पे बस कंडक्टर और इस तरह के सिक्योरिटी गार्ड, ये इस तरह के काफ़ी काम किए। फिर थोड़ा बहुत कुछ और काम किया। जो भी था उनका लाइफ का उद्देश्य ये था कि हमारे अपने बच्चों को बस एजुकेट करना है। उसमें उन्होंने पूरा ही समर्पण किया। तो काफ़ी टाइम तक इसी चीज़ों में वो काम में व्यस्त थे। और उसके बाद अभी वो रिसेंटली थोड़ा बीमार हो गए हैं, तो अभी दे आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो दिल्ली तक तो वो आपको ले आए, यहाँ से फिर क्या चीज़ आपको लंदन ले गई, क्या प्रक्रिया थी वो? और आपकी इस प्रक्रिया को जब आप बताएंगे तो मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग उसमें अपने सवालों के जवाब खोज पाएंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। सिर्फ एक आदमी, डॉक्टर अंबेडकर, वो अपने गांव से निकल के शहरों में आए और शहर से लेके लंदन और यूएस गए। और उन्होंने ही जो चीज़ें वो करना चाहते थे वहाँ पर एक अपने आप को एजुकेट किया, एक्सपोजर का एक उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया, और वो वापस आए, अपने लोगों के लिए काम किया। बिल्कुल सिमिलर तरह की जर्नी हमारे लोगों को करनी चाहिए, स्पेशली फ्रॉम द दलित कम्युनिटी, कि वो अपने आप को ग्रो करें, अपनी फैमिली को ग्रो करें, और उसके बाद अपनी कम्युनिटी के लिए करें। तो वो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए कि मेरे को ये था कि मेरे को एक बाहर का एक्सपोजर चाहिए, कि विदेशों में, और एक दूसरी तरफ ये ट्रेंड भी था कि मैं अपने कॉलेज से देखता था कि बच्चे लंदन जा रहे हैं, कैम्ब्रिज जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं। मैंने कहा हमने तो सुना ही नहीं ये सब। मैं तो फ्लाइट में नहीं बैठा था उस टाइम तक। तो मैंने कहा ये कैसे, मतलब मेरे को बस ये था कि ये कैसे जा रहे हैं। तो मेरे को ये नहीं पता था मैं कैसे जाऊँगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये क्लियर था जाना है कि जाना है। तो वो सोचता रहा। फिर उसके बाद मैं अपने SOPs पे काम करता था, लोगों से बात करता था। हर कोई इतना सपोर्टिव नहीं होता है, तो मेरे को अपना SOP बनाने में लगभग 1 साल लगा। और मैं ये चीज़ मैं खुल के बोलता हूँ। और आज की डेट में मैं बच्चों को जब हेल्प करता हूँ, वो एक दिन में मैं SOP मैं उनको गाइड करके बनाता हूँ, या फिर उनको हेल्प करता हूँ, बना सकता हूँ 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मेरे को खुद 1 साल का वो जर्नी अपने आप को प्रिपेयर करने में लगा कि मेरे को SOP क्रिएट करना है। मैं लोगों से फ़ोन करता था, उनसे पूछता था कि मैं कैसे जा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो वो एक रेगुलर एक पैरेलल एक्सरसाइज मेरी प्रैक्टिस के साथ में चलती रहती थी। तो वो हुआ। फिर उसके बाद एडमिशन के लिए मैंने अप्लाई करना शुरू किया। फिर मेरे को एडमिशन हुआ वहाँ पे। फिर उसके बाद मेरे को पार्शियल स्कॉलरशिप मिली। फिर मैं वहाँ गया। फिर उसके बाद मैंने 1 साल पढ़ाई करी। फिर मैंने स्टूडेंट यूनियन के अंदर मैंने अपने आप कोशिश करी। और दूसरे साल मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि दूसरी बार तो लोगों ने बोला कि आई थिंक यू शुड कंटेस्ट अगेन, कि आपका काम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अवेलेबल है, दिस एंड दैट। तो दूसरी बार चीज़ें थोड़ी आसान रही। जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं जिनका मन है कि उन्हें जाना है, जी, पैसा नहीं है, राइट, घर परिवार में से भी कोई नहीं गया, गाइडेंस नहीं है, उनके लिए बताइए। जी, अमूमन आपके पास ये सवाल आता भी होगा। जी। वो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या होता है, कौन सी स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, कहाँ वो बात कर सकते हैं, कहाँ गाइडेंस ले सकते हैं? सबसे पहले तो एक गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, NOS, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। वो 100 स्कॉलरशिप अप्रॉक्सीमेटली देते हैं डिफरेंट रीजन के लिए। तो लगभग 40-50 बच्चे जो हैं उसे लंदन तो आते ही हैं, बाकी कंट्रीज़ भी जाते हैं। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं। हर स्कॉलरशिप में कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि वो लंदन स्टैंडर्ड से नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक हेल्प करती हैं। महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, और दिल्ली की स्कॉलरशिप है उसकी काफ़ी कम अमाउंट है। और उसके बाद तेलंगाना में भी है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह की स्टेट वाइज स्कॉलरशिप है। ये होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप, स्टेट एंड द सेंट्रल। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप हैं वो ये हैं कि जैसे चीवनिंग स्कॉलरशिप एक है, फील्ड स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ की शेयर्ड स्कॉलरशिप है, और कुछ स्कॉलरशिप जो होती हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं। एक तो ये हो गया मोस्टली लंदन के लिए, और US के लिए भी काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को और भी प्रमोट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को जाने के बाद पता लगा काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे फ़ीस काफ़ी कम है, या फिर वहाँ पे स्कॉलरशिप की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जैसे नॉर्वे के अंदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, यूरोप के अंदर ज़्यादा हैं। दरअसल क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट है लंदन, तो लंदन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। लेकिन बाकी, और अगर ये चीज़ मैं आजकल मैं काफ़ी प्रमोट करता हूँ कि एक फ़ॉरेन लैंग्वेज ज़रूर सीखें। आप इंग्लिश तो सीखें, जैसे फॉर एग्जांपल आप जर्मन सीखते हैं, तो जर्मन और या फिर फ्रेंच सीखते हैं, तो काफ़ी कोर्सेज़ की फ़ीस जो है या तो निल है या फिर बहुत कम है, जो कि आप कोई भी अफोर्ड कर सकता है अगर आपको वो लोकल लैंग्वेज आती है तो। तो इसलिए आपकी वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा सभी लोगों को, अगर आपके बच्चे स्कूल में हैं तो
तो उनको आप अभी से 1-2 फॉरेन लैंग्वेज पे आप उनका कमांड रखें कि उनकी आने वाली जो एजुकेशन है वो अफोर्डेबल बन सके। कोई संस्था या संस्थान जो मार्गदर्शन करता हो? बच्चों को बाहर जाने के लिए एक अनूप हैं जो कि नालंदा अकेडमी चलाते हैं, और नालंदा अकेडमी जो है जेएनयू में वो पीएचडी कर रहे थे, उसके बाद वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा एक राजू केंद्रे हैं जो कि एकलव्य फाउंड अपना चलाते हैं। उसके बाद एक प्रवीण निकम है जो कि एक आई थिंक समांत करके है, मैं डिटेल में दे दूंगा। और उसके अलावा भी जैसे इंडिपेंडेंट लेवल पे मैं काफ़ी बच्चों को कोशिश करता हूँ, काफ़ी बच्चों का एडमिशन। संपर्क कैसे करे कोई? मेरे को संपर्क कैसे करे, आप मेरा ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा प्लीज। बताइए। इट्स advocatus advocatus.sushant@gmail.com। ठीक है। या फिर मेरा नंबर भी आई डोंट माइंड शेयरिंग, बट ये है कि मैसेज कर देंगे तो मैं ज़्यादा एक्सेसिबल रहूँगा। 8448446004। ठीक तो और जब भी मैं रिप्लाई कर सकता हूँ मैं डेफिनेटली रिप्लाई करके एंगेज करूँगा। जी। तो आप दिल्ली आए, दिल्ली से आपने बताया कि आपने कैसे कैसे करके आप लंदन गए। वहाँ जाकर आपको चुनाव की फिर क्या सूझी राजनीति करने की? बहुत सारे लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं, लौटते हैं, नौकरी करते हैं। जो आपने बोला ना, आपने जो ये ट्रैक बताया, बस यही ट्रैक नहीं करना है, अपने लिए और परिवार के लिए नहीं जीना है। ये काफ़ी लोग करते हैं और करना भी चाहिए, हर किसी का डिफरेंट। मेरे को अगर ऐसा ही जीवन चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री जीवन, तो मैं बुलंदशहर अपने गांव में जाऊंगा, खेती करूंगा, क्वालिटी ऑफ फूड खाऊंगा, सही बात। क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन करूंगा और खुश रहूंगा। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर मेरे अंदर कुछ स्किल्स हैं, मेरे अंदर इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, मेरे माँ बाप ने अपना जीवन लगा दिया, समाज ने दिया, सही बात, समाज ने दिया, दोस्तों का है, मेरे समाज के लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, खासकर दलित और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो दलित समाज के बियॉन्ड भी हैं, वो हर कम्युनिटी के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं और बहुत ट्रस्टवर्दी लोग हैं। तो ये जो शोषण जो है सामाजिक तौर पे सोसाइटी में अवेलेबल है, ठीक है, जिसको हमें एनकाउंटर भी करना है, उसे ओवरकम करना है, लेकिन इस तरह का सपोर्ट सिस्टम भी मेरे पास रहा है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो मैं उसको मेरे करने की मेरा दिनचर्या इस तरह से रहता है कि अगर मैं किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। सही। मेरे दादा जो थे सुमेरा सिंह, तो मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ जो कि टैनर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जिसके अंदर मरे हुए जानवरों की खाल को निकाला जाता है। तो वो चीज़ हमारी फैमिली में कभी नहीं करी, क्योंकि मेरे दादा ने सुमेरा सिंह जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। ही वॉज अ वेरी बोल्ड पर्सन, फिजिकली भी और अपनी सोसाइटी के अंदर भी। तो उन्होंने वो चीज़ करी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कभी मेरे पेरेंट्स को इस तरह का काम नहीं करना पड़ा। लेकिन एजुकेशन नहीं आई, फाइनेंशियल बर्डन रहा, उस चीज़ को वो भी चाहते थे, वो सेटल हो सकते थे गाँव के अंदर, कंफर्टेबल लाइफ या फिर जिस तरह की लाइफ चलती है। वो लोग दिल्ली आए, तो एक स्ट्रगल मेरे दादा ने किया, मेरे फादर को, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, अभी आप तीसरी पीढ़ी हैं। मैं तीसरी पीढ़ी। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं बहुत स्किलफुल हूँ, सब कुछ मैंने अचीव किया, ये दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर। सही बात है। मेरे पीछे ये जनरेशन टू जनरेशन का स्ट्रगल है। अगर मैं आपसे इतना कॉन्फिडेंटली बात भी कर पा रहा हूँ तो उसका रीज़न ये है कि मेरी ट्रेनिंग मेरे पूर्वजों ने करके दी है। ठीक बात है। इतना सब कुछ मेरे ऊपर दाव लगाने के ऊपर, इतना इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर करने के बाद, और उसके बाद मैं यही ऑर्डिनरी लाइफ की तरफ बढ़ जाऊँ जिसमें सिर्फ मैं अपना और अपने परिवार लोगों का देखूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा उसको मतलब घाती एटीट्यूड होगा वो, तो जो मैं नहीं करना चाहता, ना मेरे माँ बाप मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं। कृतज्ञता होगी। ये बहुत शानदार समझ है और ये बहुत सारे लोग नहीं समझते, क्योंकि नाकामयाबी को तो बांट लेते हैं लोग, कामयाबी में कहते हैं कि जी मैंने किया है। तो सच बात है ये कि कई कई पीढ़ी लगती हैं किसी एक को कामयाब होने में, और ख़ासकर अगर वो दलित, आदिवासी, वंचित वर्ग से आता है तो मतलब कभी आपके दादा ने तय किया होगा कि मुर्दा जानवर की खाल हम नहीं खींच रहे, बस जी। उन्हें नहीं मालूम होगा कि आज वो जो फैसला कर रहे हैं जी, आगे चलते 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 कोई उनके ही परिवार से लंदन तक जाएगा, चुनाव भी लड़ेगा, राइट, और भाई बहुत बड़ी बात होती है। जी, मतलब जिन्होंने नहीं देखा, नहीं मालूम जिन्हें, उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर यही हमारा आपका काम होना चाहिए कि उन्हें समझ में आए। इतनी भर बात नहीं है। खैर आप लंदन पहुंच गए, लेकिन जिस तरह की समस्याएं यहाँ पर थीं हमारे समाज में दलितों को लेकर जो फेस करते हैं, लंदन में वो हैं नहीं हैं, किस हद तक हैं? ये मेरे लिए बहुत एक नई लर्निंग थी लंदन जाके। दरअसल यहाँ पर बोला जाता है, अगर हम आपस में स्पेस में बात करते हैं ना, कि कास्ट इज़ नॉट द इशू, क्लास इज़ द इशू।
है ना। तो ये चीज़ बोली जाती है। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ पर कास्ट को हम क्लास से कन्वर्ट कर देते हैं, आप उनको पैसा देके। वही लंदन है, वहाँ पे सबके पास पैसा है, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कपड़े बढ़िया हैं, प्रोफेशन है, गाड़ी है, घर है, सारी चीज़ अच्छी हैं। वहाँ पर भी कास्टिज्म इतना रोल प्ले करता है कि वहाँ पर आपकी ना इंटरकास्ट मैरिज होती हैं, आपका फ्रेंड सर्कल जो है सेम तरीके से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। आपका रहना, जो कि जैसे यहाँ पर दलित बस्ती होती हैं, मैंने कई जगह ये भी ऑब्जर्व किया, जैसे दलित बस्ती होती है उसी तरीके से कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं। तो जो अपग्रेडेड वर्जन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब देखेंगे कि बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से, वो मैंने लंदन में ऑब्जर्व किया। तो उसके बाद मैंने कहा कि अगर इंडिया के अंदर कभी पैसे भी आ जाते हैं तो भी समानता नहीं आ पाएगी, क्योंकि बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, उसका वो पर्पस था। लंदन में पैसा होने के बाद भी लोग सोशली बैकवर्ड हैं। तो अगर भारत से आपको अगर कास्टिज्म हटाना है तो आपको अपनी मानसिकता ठीक करनी पड़ेगी, आपको सोशली लोगों को जो एम्पावर करना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना मतलब पड़ेगा। भारतीय समाज के जो लोग जो यहाँ भारतीय हैं वो लंदन भी चले जाएं, अमेरिका भी चले जाएं, आप ये कह रहे हैं मानसिकता नहीं बदलती। कास्टिज्म तो अभी भी रोल प्ले कर रहा है, तो उसको हम कैसे एनकाउंटर कर सकते हैं। तो ये एक मेरा खुद का एक लर्निंग था। और दूसरी बात, कास्टिज्म हर जगह प्रेजेंट है, चाहे वो यूथ हो या फिर आपके बुजुर्ग हों, ये सब हो। तो मतलब कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा मेरे को, ठीक है। एक्सेप्शंस आर देयर कि अपर कास्ट में भी अच्छे लोग होते हैं, एंटी कास्ट होते हैं, आई एक्सेप्ट इट। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं अच्छे लोग। क्या पूरी कम्युनिटी अच्छी है या पूरी तरीके से कास्टिज्म चला गया जस्ट बिकॉज 4 पंडित जाति के लोग कास्टिज्म प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम ये कह देंगे कि कोई कास्टिज्म नहीं होता है? आंसर इज़ नो। वो 4 लोग अच्छे हैं, वो 4 ठाकुर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई कम्युनिटी से अगर देखते हैं कि हाथरस जैसे रेप की घटना है उत्तर प्रदेश में आए दिन, और ये चीज़ हमारे परिवार की हैं, हमें न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली बार ये न्यूज़ में आई है तो ये अपर कास्ट लोगों के लिए हो सकता है, हमने ये चीज़ें, हम इस ट्रॉमा के साथ हम लोग बड़े हुए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आप चांद पे भी चले जाएंगे तो हो सकता है कुछ दिनों में वहाँ पे भी कास्टिज्म शुरू हो जाए। बदलती दिख रही है तस्वीर, बदलती या उदासी से और भरती है? बदल रही है, उसका पेस बहुत कम है। आज की डेट में जो सोशल मीडिया है, चीज़ें उजागर हो रही हैं, चीज़ें पब्लिक में आ रही हैं, तो ये एक बहुत एक ये नया ज़रिया है। दूसरी चीज़, हर किसी के अंदर है, दलितों के अंदर मैंने ये चीज़ देखी, ईमानदारी बहुत ज़्यादा है। वो लोग अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर स्थिति में देखना चाहते हैं। जो उनकी जो डिग्निटी के लिए जो उनकी फ़ाइट है, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि उनके अंदर कि भैया नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो मैंने कहा नहीं बर्दाश्त करेंगे तो नहीं करना। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बहुत नॉन वायलेंट कम्युनिटी है। अगर आप इमेजिन करें जैसे वेस्ट के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं या फिर कहीं लड़ाइयाँ होती हैं, अगर किसी दिन दलित अगर सोच लेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइज होके कि हम लोग बहुजन हैं, राज हमारा चलेगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, तो क्या होगा? बिल्कुल। लेकिन इस चीज़ को मैं बहुत काबिल तारीफ चीज़ ये है कि बाबा साहब के जितने भी वंशज हैं, मैं वही कहने वाला, ठीक है, बाबा साहब के जो वंशज हैं, हम जो हैं, हम कानून पर विश्वास रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास रखते हैं, उसकी अपनी मर्यादा जानते हैं। और ये चीज़ मैंने अपने एक रिसेंट ट्वीट में भी कही थी कि वर्ल्ड शुड लर्न फ्रॉम द दलित अबाउट द नॉन वायलेंस। सही। अगर आई फॉर एन आई इज़ एन आंसर, देन विल हैव नोबडी इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी है इन चीज़ों में, जो खासकर दलित कम्युनिटी, कि वो रिवेंज की भावना नहीं रखती है। वो आज की डेट में भी इसलिए फाइट कर रही है कि हमको सम्मान मिलना चाहिए। कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे तेरे पूर्वजों ने ये करा था तो मैं ये करूँगा। तो ये डिफरेंट जो अप्रोच आप देख रहे हैं, तो इसकी वजह से मैं बहुत होपफुल हूँ कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन थोड़ा उसका पेस कम है। लीडरशिप में लोग आने की ज़रूरत है, प्रोफेशन में आने की ज़रूरत है, तो आई थिंक चीज़ें बेटर होंगी। बहुत सुंदर। आखिरी सवाल मेरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा ही है, Please. क्योंकि आप आते तो अब वहीं से ही हैं, एक आइडेंटिटी आपकी अब ये भी है कि आप छात्र नेता हैं। देखिए, अम्बेडकरवादी हूँ, ये पहली आइडेंटिटी और यही आखिरी आइडेंटिटी। बिल्कुल जी। पर कई आइडेंटिटीज़ में से अब एक ये भी आपके साथ जुड़ी, और अच्छा है कि आप जिस विचार के साथ छात्र राजनीति कर रहे हैं, ज़िंदगी में आप जो कुछ भी आगे करें इस विचार के साथ करें, मेरी तो शुभकामनाएं हैं। सवाल ये है कि हमारे यहाँ लगभग छात्र राजनीति मरणासन्न अवस्था में है। ठीक है, न्यूज़ में जेएनयू और डीयू के चुनाव आते भी होंगे, लेकिन लिंग 2 कमेटी के बाद करीब करीब चुनाव बंद हो गए देश में। आपका इस पर क्या टेक है? क्या होने चाहिए छात्र राजनीति के इससे जुड़े हुए छात्र संघ के चुनाव हिंदुस्तान में होने चाहिए? तो फिर इनमें क्या सुधार होना चाहिए? क्योंकि जिस रूप में होते रहे वो तो कोई बहुत अच्छी स्थिति वैसे भी नहीं थी। जी, जो नितिन भाई क्या होता है ना कि हमारे यहाँ
दो कैटेगरी में लोगों को बांट देते हैं पूरे दुनिया में, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। लेकिन ऐसा नहीं है। एक होता है एजुकेटेड, फॉर्मली एजुकेटेड, जो कि हम इंग्लिश की पढ़ाई और ये सब स्कूल कॉलेजेस में कर रहे हैं। एक होता है सोशली एजुकेटेड। सोशली एजुकेटेड जिसके अंदर जो ये कम्युनिटीज़ खुद अपने एक्सपीरियंस देख रही हैं, जो दलित समाज हो गया, गरीब समाज हो गया, ये सब सोशली एजुकेटेड लोग हैं। इन्हीं के ऊपर लोग ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड से लोग आते हैं इनसे सीखने कि सर हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं, और इन्हीं को वो पब्लिश करते हैं। वो कलम उनकी होती है तो वो अपने नाम पे छाप लेते हैं। तो वो सोशली एजुकेटेड लोगों से सीखने के लिए वो आते हैं, वो करते हैं। तीसरा होता है पॉलिटिकली एजुकेटेड। अगर आपको देश चलाना है, समाज चलाना है, तो आपको उस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उस पॉलिटिकली एजुकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? पॉलिटिकल साइंस की किताबें पढ़ने से तो नहीं आएगा। सही बात। क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है। और उस ट्रेनिंग का टाइम पीरियड कब रहता है? जब आपके पास गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ ना हो, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ ना हो, वो टाइम पीरियड होता है आपको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर पॉलिटिक्स को हार्म करना या उस पर किसी भी तरह प्रहार करना, वो डायरेक्टली प्रहार कर आप अपने लोकतंत्र पे करते हैं। आप एक समाज को करते हैं, पार्लियामेंट को करते हैं कि आप कैसे लीडर्स को चुन के भेजेंगे। तो मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ कि स्टूडेंट लीडरशिप को एनकरेज करना चाहिए, यंग लीडरशिप को एनकरेज करना चाहिए कि वो लोग अगर गलती भी करें तो इस स्टेज पे करें और वो सीखें। फिर उसके बाद जब अपने आप को पॉलिटिक्स में जब लॉन्च करेंगे तो एक समाज के लिए बेहतरी पे काम कर पड़ेंगे। ठीक। और इन चीज़ों पे बस एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर दूं कि लीडरशिप के अंदर अपने लोगों को देख के जो शक्ति आती है, उसका जीता जाता है एग्जाम्पल बहन कुमारी मायावती हैं। जब वो 4 बार की मुख्यमंत्री, जब वो यूपी के अंदर मुख्यमंत्री बन के आई, तो ऐसा नहीं हुआ कि दलितों ने प्रहार करना शुरू कर दिया। दलित इस चीज़ से खुश हो गए कि भाई हमारे ऊपर प्रहार नहीं होगा, पुलिस प्रशासन अच्छे से काम करेगा, नेशन डेवलपमेंट पे काम होगा, स्टेट डेवलपमेंट पे काम होगा। तो यही एक जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम या फिर पावर डिराइव करते हैं अपने लीडर से। इसलिए हर वर्ग, स्टूडेंट लीडरशिप के अंदर भी, जैसे जेएनयू के अंदर मैं देखता हूँ या तो लेफ्ट ही रहता है या एबीपी रहता है, डीयू के अंदर ही देखता हूँ, ये बाइनरी नहीं चल सकता है। क्या आपकी आइडियोलॉजी इतनी कमज़ोर है कि आप किसी दलित को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, किसी मुसलमान को नहीं ढूंढ पा रहे हैं? कहाँ गई आपकी आइडियोलॉजी? कब तक ये चलेगा? 1 साल 2 साल, तीसरे साल में क्यों नहीं आ रहा है? मतलब या तो आप अपनी आइडियोलॉजी से ईमानदार नहीं है, या आप सिर्फ जय भीम बोलना सीख गए। पहले जय भीम के नारे नहीं लगते थे जेएनयू के अंदर, वापसा आई है उसके बाद जेएनयू में लगने शुरू हुए। अब आप जय भीम तक सीमित हो जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि अम्बेडकर से सबको प्यार है, अब अम्बेडकरवादियों से किसी को प्यार नहीं है, और खासकर उनसे नहीं है जिनकी आवाज़ बुलंद है। हमारा एक ग्रुप है पढ़ाकू नितिन सुनने वालों का, पढ़ाकू पार्टी। मैंने बताया था कि आप आने वाले हैं, तो कुछ सवाल आए थे प्लीज़। तो उनमें से कुछ का जवाब तो आपने दे दिया, लेकिन फिर मैं सवाल ले लेता हूँ, कुछ छूट गया हो तो जोड़िएगा प्लीज़। बाराबंकी से जीशान दानिशी हैं। उन्होंने कहा कि छात्र संघ का विश्वविद्यालय पर या किसी भी आम मुद्दे पर अपनी राय रखना या दबाव बनाने का तरीका वहाँ पर क्या है, हमसे कितना अलग है, वहाँ पर कुछ सीमाएं हैं, नहीं हैं? तो ये समझना चाह रहे हैं, जो मैंने आपसे शुरू में पूछा कि उनके टूल्स क्या हैं अपनी बात रखने के यूनिवर्सिटीज़ के सामने। पहली चीज़ ये कि एक मैकेनिज्म ये है कि स्टूडेंट जो है स्टूडेंट यूनियन के थ्रू अपने इश्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट सिस्टमेटिक। लेकिन मैं इस चीज़ का भी सपोर्टर हूँ कि स्टूडेंट वॉइस किसी चैनल की मोहताज नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्ट भी अप्रोच करते हैं, वो अपना एजिटेशन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ऑफ प्रोटेस्ट में करते हैं, दूसरा वो डायरेक्ट प्रोटेस्ट भी करते हैं। कल को अगर कोई, बट हेल्थ एंड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, अगर कल को कोई ऐसा वो स्टेप लेते हैं कि जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद नहीं आया, लेकिन उनकी आवाज़ उठाना ज़रूरी था, तो हम लोग इस चीज़ पे भी काम करते हैं कि पहली बात तो मुद्दे भी रखे जाएं और किस तरीके से यूनिवर्सिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी करा जाए। क्योंकि यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो पूरे यूनिवर्सिटी बॉडी का, स्टूडेंट बॉडी का ध्यान रखे। बिल्कुल। और अगर प्रोटेस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल 100 लोग आते हैं, 200 लोग आते हैं, और यूनिवर्सिटी के कैंपस का अगर 6000 वो है, तो यूनिवर्सिटी के ऊपर भी ये प्रेशर है। तो हमारा काम ये होता है कि या तो स्टूडेंट यूनियन के फॉर्मेट से करें या इंडिपेंडेंटली करें। और अगर इंडिपेंडेंटली हो रहा है तो फिर हम स्टूडेंट्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? वी कैन नॉट लीव देम अलोन टू सब्जेक्ट टू एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट और एनी काइंड ऑफ पेनल्टी कि जो यूनिवर्सिटी इम्पोज करेगी। तो उसके लिए भी हम एडवोकेसी करते हैं। बिल्कुल। एक सवाल है सैयद इंसाफ नागौरी का। वो कह रहे हैं कि भारतीय यूनिवर्सिटीज़ या विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में छात्र नेताओं को कानूनी रूप से ज़्यादा छूट मिलती है क्या, और अपनी बात रखने के लिए विद्यार्थियों का समूह वहाँ बनाना ज़रूरी है, या एक व्यक्ति भी जाकर अपनी बात रख सकता है, जो आप अभी कह रहे थे? साथ ही वो एनयूएस के बारे में भी थोड़ा समझना चाहते थे। जी, जो आपने कुछ बता भी दिया, कुछ जोड़ना चाहे तो बताइए। जी, तो पहली चीज़ ये कि सारे कानून सब पे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कि किसी तरह की इम्यूनिटी नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये कि अकेला आदमी वहाँ पर चुनाव भी लड़ सकता है, अपने आइडियाज़ को भी रख सकता है, अपने
अपने एज ए ग्रुप भी रख सकता है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब अगर अकेला आदमी भी बोलता है जो चीज़, और ये इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंट्री से आता है जहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन उसके बैक होम कंट्री के अंदर इशू है और वो अपनी बात को यहाँ पे रखना चाहता है, उसका एजिटेशन यहाँ रखना चाहता है, तो एज ए स्टूडेंट यूनियन आपकी जिससे हमारी जिम्मेदारी है और हम उस चीज़ को करना चाहते हैं। तो ये आपने अपनी जिम्मेदारियां बताई। कुछ और सवाल भी थे लेकिन ज़्यादातर का जवाब आपने दे ही दिया है। जी, तो अंत में अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहें तो प्लीज़। मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहूँगा कि एक एक बेहतर समाज के लिए एक बेहतर इंसान होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और हम जब किसी भी एक लीडर को देखते हैं, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, तो जब बाबा साहब इंडिया से बाहर जब थे, तो उन्होंने सिर्फ कास्ट के ऊपर काम नहीं किया। प्रॉब्लम ऑफ अ रूपी उनकी डेजर्टेशन थी, जिस पे आरबीआई की संरचना हुई है। तो ये उनका कैरेक्टर दिखाती है कि वो अपनी सोच से कितना ज़्यादा आगे थे। वो चाहते तो सारी चीज़ें कास्ट पे समेट सकते थे, नहीं, अरे वो तो बहुत वाइड है, बहुत वाइड है, इसलिए वो वापस आए। वो सपना लेकर आए एक डेवलप्ड नेशन का, कि ऐसा नेशन जहाँ पर ऐसी दुनिया होगी जहाँ पर हर धर्म, हर समाज, हर कास्ट, हर जेंडर और हर वर्ग, लेबर क्लास, इसलिए उन्होंने कि सब लोग एक सम्मान के साथ एक जीवन जी सकते हैं, इसलिए उन्होंने जेंडर पे भी काम किया, कास्ट पे भी काम किया, मजदूरों के लिए, लेबर के लिए भी काम किया। इन सब में से अगर कोई ईमानदार कौम है जो उनको क्रेडिट आज भी देती है, तो वो दलित कम्युनिटी है। बाबा साहब कभी दलितों के लीडर नहीं थे, वो इस देश के लीडर थे, उन्होंने देश के लिए काम किया। अब इस देश की दुर्भाग्य ये है कि मेजॉरिटी ऑफ दलित या मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी बैकवर्ड है, तो इसमें बाबा साहब का दोष नहीं है। अगर कल को कोई और भी होते, तो अगर मान लीजिए कल को अगर कोई और कम्युनिटी अगर होती जो मेजॉरिटी में और ऑप्रेस होती, बाबा साहब उनके लिए भी बोलते। तो सिमिलर तरीके से ये है कि बेहतर इंसान बने, देश के लिए सोचें और उसी कार्य प्रणाली में आप लग जाएं। फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा जेंडर वो है या नहीं है, मेरी सेक्सुअलिटी, मेरी कास्ट वो है। अगर आपको लगता है सही चीज़ पे सही बोलना है, चाहे कितने ही लोग आपके अगेंस्ट खड़े हों, आपको बोलना चाहिए। और यही प्रेरणा मैं उनसे लेता हूँ और मेरे को लगता है सभी को ये चीज़ करनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत सिंह। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, आपको भी थैंक यू। ये थे सुशांत, जो लंदन पहुंचे बुलंदशहर के एक छोटे से गांव से वाया दिल्ली, और वहां पर अभी कानून की पढ़ाई उनकी पूरी हो गई है। और उनका जो पूरा सफ़र है वो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देने के लिए काफ़ी है। और उन्होंने अपना नंबर दिया है और मेल आईडी भी। यदि आपको लगता है कि वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं तो ज़रूर उनसे संपर्क कीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं उन्हें, और बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसा लगा। मुझे लगता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और दलितों वंचितों से जुड़े संघर्ष के बारे में काफ़ी कुछ इस एपिसोड से साफ हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे पढ़ाकू नितिन में।